नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह लोकसभा की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत दोनों पार्टियों के सभी बड़े दिग्गज नेता प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं और साथ ही एक दूसरे पर सवाल उठाने का भी मौका नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकारें बची हैं। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। वहीं भोपाल में पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ रही है। इस देश में पंडित नेहरू ने जमहूरियत को बचाया, लेकिन भाजपा ने क्या किया? अभी आपको कांग्रेस से बहुत सीखना है। कांग्रेस ने जो कुछ भी किया देश के लिए किया और आपने कांग्रेस को हराने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारी नज़र में कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। ये 2024 के संसद चुनाव का सेमीफाइनल है। इस चुनाव के नतीजे का असर संसद के चुनाव पर पड़ेगा। हमने लोगों के सामने पूरी तरह से प्रदर्शित किया है कि गारंटी कैसे दी जाती है। उसी तरह इन 5 राज्यों में भी हम जनता से जो वादा कर रहे हैं उसे बिना किसी देरी के लागू किया जाएगा। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मैं जनता को कांग्रेस और भाजपा से इसलिए सावधान कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकार बनाई, लेकिन गरीब और किसानों की जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब और काम हाफ जेब साफ। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है। उनको खाना पीना, पेट के लिए घर बनाना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, बड़े बड़े कारखाने बनाए। उन कारखानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये आधुनिक टेम्पल्स है, आधुनिक मंदिर है। अरे उन्होंने तो इतने तुमको होशियार किया और इस देश में जमहूरियत को बचाया और इस देश में जो गरीब लोग हैं उनको विद्यादान दी। तुमने क्या किया? तुम ऐसी भाषण करते करते लोगों को उचकाने का काम किया, दूसरा काम आपने नहीं किया। अभी कांग्रेस से बहुत सीखना है आपको, और कांग्रेस जो की देश के लिए की, तुमने जो किया वो अदानी के लिए किया। All these 5 state election, in our view, Congress is going to form the government in all 5 states. We are very confident on that. Certainly, actually this is going to be a semi-final of the 2024 parliament election. The election result of these states will have an impact on parliament election. वो ये इन्हीं संस्थाओं का साथ लेता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी समय समय पे जांच कराती थी। आज बीजेपी है, वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी भी चली। यहाँ की जनता दोनों से निराश हुई है और इस बार विकल्प के तौर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताना। जो ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें अपनी उपलब्धियों की बातें बतानी पड़ेंगी।
और उनकी उपलब्धि क्या है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है और अन्याय भी चरम सीमा पर पहुंचा है। जिस दल ने यहाँ पर लगभग 20 साल सरकार चलाई हो, दिल्ली में 10 साल से सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बेरोजगारी कम नहीं कर सकती, तो आखिरकार जनता से कैसे आप वोट मिलेगा। और दूसरा सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगर गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं तो आखिरकार उन्हें राशन कैसे क्यों देना पड़ रहा है। आज लोगों के हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, किसान की आय दोगुनी की बात की थी, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, तो आखिरकार जनता इनको क्यों वोट दे। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथ। तो आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह लोकसभा की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत दोनों पार्टियों के सभी बड़े दिग्गज नेता प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, रतन तिवारी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता, और साथ ही साथ दिलीप यशवर्धन साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत भटनागर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। पीएम मोदी सवाल उठा रहे हैं, चुनाव प्रचार में ताकत लगा रही हैं, कर्नाटक की तरह 5 राज्यों में पूरी ताकत लगाते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन 2 चीज़ें हैं। पहला, क्योंकि लक्ष्य सीधे तौर पर यही है कि जीत कैसे मिले सभी राज्यों में, क्या इस बार वाकई में ये जो मेहनत है वो रंग ला पाएगी, या कहीं कर्नाटक, हिमाचल जैसी स्थिति ना यहाँ पर देखने को मिले। और दूसरा, बार बार जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिमोट से चलते हैं, कांग्रेस का झंडा पंचायत से लेकर संसद तक लहराता रहा कई दशकों तक, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया। अब जनता जनार्दन जो है वो इन पुरानी बातों पर, पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करेगी या आने वाले भविष्य के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देगी? करता हूँ पूरे देशभक्त को, मगर आपने राज्यों के नाम लिए, मगर राज्य कुछ भूल गए चुनाव के। आप गुजरात भूल गए, उत्तराखंड भूल गए, 5 राज्य चुनाव वो भूल गए शायद आप, और गत और गति आपको पता थी क्या रही। तो थोड़ा सा अगर राज्यों के नाम लिए जाए तो उसमें कटाई ना बरती जाए ना, न्याय हो तो पूर्ण हो, अन्यथा तो शांति रखनी चाहिए। तो बाकी तो मैं बता दूं कि अगर गुजरात के चुनाव को भी देखा जाए तो गत और गति कैसी रही वो भी आपने देखा, उसके बाद उत्तराखंड में क्या रहा वो भी हमने देखा। अब आप हिमाचल की बात करिए, कर्नाटक की बात करिए, देखिए जिस प्रकार से झूठ बोल के और जनता को पागल और गुमराह करके किस तरीके से वोट पाया इन्होंने, और कहीं 50 वोट, 100 वोट, 200 वोटों से इन्होंने गिनती से भाई, हमारा तो वोट बैंक कम नहीं हुआ, 2-4% बढ़ाई, मगर जो वादे करके आए थे वो कहाँ है आजकल। कर्नाटक की सरकार को भी टाइम हो रहा है और हिमाचल के तो काफी हो गए, ये वही लोग हैं जैसे अभी आप तारीफ कर रहे थे राज्यों को लेकर कि बैठते ही 3-4 दिन में ही डीजल के रेट बढ़ा देते हैं 3 रुपए, फिर 6 रुपए कर देते हैं। अब तक इन्होंने जो वादे करके आए थे कहाँ तक किसी के हुए हैं।
अब आइए चुनाव की बात करते हैं। देखिए चुनाव में सारे दम ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं और अपनी जीत की सब वाहवाही करते हैं, हम जीते और हम जीते। निर्दलीय भी कहता है, जो कभी जिंदगी में कोई पड़ोसी नहीं जानता वो भी कहता है मैं तो जीता हुआ हूँ। तो हाल का वही हाल कांग्रेस का, वही हाल सबका है, मैं जीता हुआ हूँ। सब ताल ठोकने में लगे हैं। ओबीसी जी को वही ओबीसी है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आज एक लव लश्कर लेके चलते, डर इतना बैठ गया। अच्छी बात है, डर होना भी चाहिए जनता का। इसी प्रकार नेता बड़ा बोला तो हो जाता है, मगर जनता की अदालत में ना वो समझ जाइए डैश डैश कैसा नजर आता है। जनता को पता है कि किसके कपड़े फाड़ने, किसके उतारने और किसको पहनाने हैं। तो हमें कोई गम नहीं है हिमाचल में हम हार गए, नहीं स्वीकार हुआ हमारा कार्य। हो सकता है हम अधूरा रहा हो, फिर हमें अवसर मिलेगा फिर हिमाचल में सेवा करेंगे। ये थोड़े ना शांति से बैठ जाएंगे, मगर विपक्ष में बड़ी मजबूती से बैठे हुए हैं चीजों को उठाने के लिए। और उसी प्रकार से अगर आपने बात करी कर्नाटका की, ऐसा नहीं है कर्नाटका में बिल्कुल जीरो होके आ गए हो। जब कर्नाटका में अभी नाक में नकेल देने के लिए अच्छी तरह बैठे हैं। ये क्या वादे करके आए आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को बताना भी चाहता हूं, जो बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं वो सर्वधर्म की शिक्षा लेने आते हैं। जो बच्चे शिक्षा लेने आते हैं तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लेने आते हैं, ना कि ये नहीं बंटवारा जो सरकार ने बंटवारा वहां करा है कि जो किताबों में चेंजेस बैटरी कर दिया है और छोटी बच्चियां भी हिजाब पहन के आएंगी। जो धर्म में बांट दिया शिक्षा को, वो यहाँ चुनाव जीतने के लिए जो वादे कर रही है और जिस तरीके से मदरसों में मौलवियों में मध्य प्रदेश में घूम रही है, राजस्थान में घूम दिख रहा है सामने साफ। और इनके नेता खूब वीडियो जारी हो रही है कि कहाँ ईदगाह बनाएंगे, कहाँ पे क्या बनाएंगे, कहाँ पे फतवा जारी करेंगे। आज वीडियो, वो तो शुक्र है आज मोबाइल बड़ा एक्टिव हो गया है, सब कुछ दिखाता है। तो चुनाव किस तरह जीतना चाहते हैं, जैसे कर्नाटका में इन्होंने काम किया उस तरह से ये राजस्थान से दिखाना चाहते हैं। कोई नहीं, हम तैयार हैं और मजबूती चुनाव लड़ेंगे। बाकी हम अपने भारत की जनता पे छोड़ते हैं, जो निर्णय लेगी, जीत हो चाहे प्रचंड जीत हो, हार हो चाहे प्रचंड हार हो, उसके लिए हम तैयार हैं। जनता को भी गलतियों का एहसास होना चाहिए कि कौन सही था कौन गलत था। जी आशीष जी। ठीक है, लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज बड़ा सवाल यही कि इन 5 राज्यों में किसको जनता अपना जनमत देगी और जिस तरह से इन चुनावों में आरोप प्रत्यारोप और वादों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये सिर्फ चुनावी हैं या वाकई में इनमें कोई तथ्य भी हैं। रतन तिवारी जी, आपके पास आऊँगा। सवाल कई उठा रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि रिमोट से चलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। कांग्रेस का झंडा पंचायत से लेकर संसद तक कई दशकों तक दिखा, लेकिन देश को कांग्रेस ने दिया क्या? देखिए आशीष भाई, प्रधानमंत्री तो कर्नाटक में भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जब यूपीए सरकार थी उस समय भी आरोप लगा रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो सरदार भी थे और असरदार थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो काम बड़े खामोशी से कर दिया वो प्रधानमंत्री मोदी के शोर शराबे ने नहीं कर पाया। देखिए, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री कर्नाटक में गए थे। कर्नाटक में जाने के बाद उन्होंने बजरंग दल, बजरंग बली किया, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने गृह राज्य को जीत के ये बता दिया कि हम तो मजबूत भी हैं और वफादार भी हैं। आपके जेपी नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में सरकार क्यों चली गई, या भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बताते। लेकिन प्रधानमंत्री की ये तो पुरानी आदत रही है, वो कहीं भी जाते हैं बड़े आसानी से किसके ऊपर भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि जेपी नड्डा साहब के कितने डेलीगेट ने वोट किया था उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 9000 पीसीसी डेलीगेट ने वोट करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो सामान्य परिवार से आते हैं, एक छोटे से ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है, लंबा अनुभव रहा है पार्लियामेंट में। तो प्रधानमंत्री के बोलने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है आशीष जी। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे भी आया है, उसका मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और इसी चैनल पे 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो आप मुझे बुलाना। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है।
किस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, किस प्रकार जनता के बीच में रहे। अभी केदारनाथ भी गए थे राहुल गांधी जी, 3 दिन वहां पे रह के आए। वहां की जनता उनको अपना नेता मान रही है। वो समझ चुकी है जनता की कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन देश के लिए काम कर सकता है, कौन देश के विरोध में काम कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जी जवानों के ऊपर राजनीति करते हैं, किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, युवाओं के नाम पे राजनीति करते हैं, महिलाओं के नाम पे राजनीति करते हैं। तो अब उनको उनके झूठ फरेब की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। पूरे 5 राज्यों में जनता परिवर्तन करने जा रही है। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, ये 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल हैं, क्या लग रहा है आपको इन चुनावों में क्या परिणाम रहने की संभावना है? और दूसरा ये कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये सिर्फ चुनावी आरोप प्रत्यारोप हैं या इनमें कुछ तथ्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं? आशीष जी, चुनाव में हमेशा चुनावी दोषारोपण ही होता है, सत्यता होती है, थोड़ा सा सत्यता का आधार भी होता है, लेकिन बहुतायत राजनीति होती है और हर तरफ से होती है। और जो 5 राज्यों के चुनाव की स्थिति है, नतीजे क्या आने वाले हैं, तो अभी रतन तिवारी जी कह रहे थे कि 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। ये नहीं होगा। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। हाँ, 2 से 3 राज्यों में जरूर आ रही है, और यही रेशियो 2 से 3 राज्यों का भाजपा का भी है। लगभग भाजपा इन 5 में से 1 राज्य में थी, 4 में नहीं थी, 3 में कांग्रेस थी। तो कांग्रेस हो सकता है अपनी तीनों सीटें रिटेन कर ले, लेकिन प्रदेश बदल सकते हैं। भाजपा 1 से 2 में बढ़त ले सकती है। मणिपुर की सीट सबसे ज्यादा कांटे की है। वहां भारतीय जनता पार्टी और एक ZPM करके जो नई उभरती हुई पार्टी है वो सरकार बनाएगी या कांग्रेस MNF के साथ सरकार बनाएगी, ये अभी तय हो पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब तो जो जनता को तय करना था, जो जनता का मूड बनना था, वो बन चुका है जी। अब जनता का मूड क्या है ये आपको थोड़े दिन बाद 3 दिसंबर को जब काउंटिंग शुरू होगी तब पता चल जाएगा। लेकिन इसको आप लोकसभा का सेमीफाइनल मैं नहीं मानता हूं, मैं कभी भी सेमीफाइनल नहीं मानता हूं, क्योंकि हर चुनाव पे कहा जाता है कि अगले चुनाव का सेमीफाइनल है। लेकिन हाँ, इससे ये जरूर है कि जनता का मूड पता चलता है। और अगर आप पिछले 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थिति को उठा करके देखिए तो विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिलती चली गई थी, 4 राज्यों में सरकार बनाई थी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या हुआ, कांग्रेस एकदम पीछे रह गई और भाजपा एकदम स्वीप मार गई थी। हालांकि इस बार भाजपा के लिए वो स्थिति नहीं है, भाजपा इस बार इतना स्वीप नहीं मारेगी, भाजपा की सीटें घटेंगी और कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। ये राज्यसभा में, ये लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में भी होगा। कारण क्या है जो आप ये अनुमान जता रहे हैं कि इस बार भाजपा की सीटें घटेंगी, कांग्रेस की बढ़ेंगी? ये भाजपा को नुकसान फिर क्यों आपकी नज़र में होता दिखाई दे रहा है? इसके पीछे क्या ऐसी वजह है जिससे भाजपा को ऐसा नुकसान हो रहा है, पीएम मोदी जैसा बड़ा चेहरा होने के बावजूद, जो पूरे विपक्ष के पास नहीं है? नहीं, पीएम मोदी हो या अमित शाह जी हो या योगी जी हो, ये तो हर चुनाव में रहते हैं। ये हिमाचल के चुनाव में भी थे, ये कर्नाटका के चुनाव में भी थे, ये हर चुनाव में रहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो इन्होंने बाहर के लोगों को लाकर के चुनाव लड़ाया, जो अंतरकलह बहुत सारी सीटों पे चल रही है। मध्य प्रदेश में सोचिए, उमा भारती जैसी लीडर जो फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी, उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं रखा गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी कि नहीं लड़ूंगी ये जेपी नड्डा जी बताएंगे, मुझे नहीं पता है, कि स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है। और वहां उनसे कोई सहायता भी नहीं ली जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में 90% 91% जनता हिंदुत्व को फॉलो करती है। मायावती हिंदुत्व का, उमा भारती जी हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती हैं। राम मंदिर का जब मामला चल रहा था तो उमा भारती ने किस तरीके से भाजपा के फेवर में जनमत को इकट्ठा किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उमा भारती को वहां पर तवज्जो नहीं दी गई। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बाहर के लोगों को पैराशूट से उतार के चुनाव लड़ाया गया है, और जो लोकल लोग थे वहां के, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जिनको उम्मीदें थी, उनको टिकट नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान भाजपा को होगा ही होगा। मणिपुर में जो MNF के साथ इनका गठबंधन टूटा है, और जो मिजोरम की घटना है जिससे ईसाई समुदाय के सारे लोग नाराज हैं, वो नाराजगी इनको मिजोरम में दिखाई देगी ही देगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, और छत्तीसगढ़ में सरकार इस बार नहीं बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस के हाथ में ही रह जाएगी। ठीक है भटनागर जी, ये बड़ी कहीं ना कहीं सियासी स्थिति दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए।
शरद जी आकलन कर रहे हैं, एक पत्रकार के नाते आकलन करना अच्छी बात है, मगर जनता के मूड का तो वोट से पता लगेगा ना, वोट की चोट क्या पड़ती है। क्योंकि जनता को यह भी पता है किस तरीके से जो ये अपने आप को स्वच्छ और ईमानदार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बताया करते थे, किस तरीके से बेचारे फंसे और किस तरीके से जनता के सामने उनका निवस्त्र हुए, ये भी देखा उस चीजों को कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, कैसे जुआरियों के साथ मिलके प्रदेश चलाए जाते हैं, वो देखा इस चीज के बारे में। अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते दलीप जी को आऊंगा करना मैं, भी चाहिए। रतन जी बात पूरी होने दीजिए। पर और भटनागर जी आकलन बात में पूरी बताऊं कीजिए। तो आपको भी आकलन बड़े बड़े फेल हो गए हैं। और वो फेल हो गए कि हम भी बड़ा अचरज करते हैं 2014 से लेकर अब तक के चुनाव को लेके। और हमने वो भी देखा कि हम केंद्र में ना रहते हुए भी पूरे देश के अंदर 18-20 राज्यों में सरकार चलाई, वो भी हमने देखा है, ऐसा नहीं है। तो आशीष जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राज्य हो, बिल्कुल दलीप जी ने बिल्कुल आकलन करा है, मगर हम ठीक भी है, बड़ा धैर्य छत्तीसगढ़ से बैठे हैं। राजस्थान पर आप बोल रहे हैं भटनागर जी, लेकिन मध्य प्रदेश पर भी जवाब दे दीजिए। जनता का मूड क्या है, 3 दिसंबर को जनता बताएगी, लेकिन पार्टी का मूड क्या है ये आप जनता को बता दीजिए। पार्टी उमा भारती जैसी जो हिंदू चेहरा कहलाने वाली नेता हैं बीजेपी में, उनको स्टार प्रचारकों में की लिस्ट में भी शामिल क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे के कारण भी जरा मध्य प्रदेश की जनता को, राजस्थान की जनता को, या पूरे जो बार बार बीजेपी हिंदू हिंदू का नारा देती है उनको भी बता दीजिए आज। मुझे लगता है कि हिंदू नारा देना एक गलती होगी। मैं एनबी न्यूज के माध्यम से बता दूं, हिंदू हिंदू नारा नहीं होता, हिंदू हिंदू ही होता है। और भारतवर्ष है, और वो भी एक हिंदू राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। और हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हिंदू हिंदू होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि 100 करोड़ की आबादी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पहली चीज। अब मध्य प्रदेश की और उमा जी की बात करें, देखिए केंद्र समिति है, वो अपना निर्णय लेती है। उमा भारती जी को कब उतारना है, नहीं उतारना है, क्या करना है, यही एक भाजपा की शालीनता है। और यही अध्यक्ष का नेतृत्व है कि वो किसका उठाएगा और किसको बैठाना है। रही फायदे और नुकसान की बात, राजनीति में हम परवाह नहीं करते। राजनीति में फायदे और नुकसान चलते रहते, मगर नेतृत्व, अपने वादे, अपना इल्म और अध्यक्ष जो कह दे वो प्रथम होना चाहिए। अगर जो देश हित की बात करते हैं वो नुकसान की बात नहीं करते। जिसका नुकसान होगा वो नुकसान देखेंगे, जनता का नुकसान होगा। कर्नाटका में जो चल रहा है, अब हिमाचल में जो 20,000 से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह नहीं मिली है, वो जल्द झेलेंगे। 5 वर्ष तक बेचारे क्या करेंगे, लालच में डूब गए थे। आज कर्नाटक में क्या क्या है आप बताइए। जो कर्नाटक 24 घंटे लाइट आती थी, जो कर्नाटक के अंदर जो ये वही लोग हैं जो कहते थे 40% कमीशन चलती है, आज वो 56% पहुंच गई है। आज डीजल के पैसे नहीं है, आज 8-8 घंटे लाइट नहीं है कर्नाटक के अंदर। तो जनता दिख रही है, और पता लगना चाहिए साहब, मैं तो कहता हूं पता लगना चाहिए। हमें तो पिछली बार भी देखा जब अटल जी की सरकार आई थी, सब कुछ ठीक ठाक करके गए, खजाने भर के गए, मजे आ गए कांग्रेस के, लूट खाया सारा देश को, वो भी देखा हम लोगों ने। तो ये तो राजनीति है, सब चलता रहता है। तो जनता प्रजातंत्र है, देखिए ना, मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, मैं हम लोगों ने जब पहला चुनाव लड़ा, 18 साल वनवास काट के, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हम लोगों ने। नकल नहीं होगी, किसी कीमत पे नकल नहीं होगी, गुंडों को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या हुआ, हमने कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम किया? हमने जनता हित के लिए काम किया। सारे जितने भी करे, जनता ने क्या करा, जनता ने जो पहले हमारे 300 से ऊपर विधानसभा में विधायक आए थे, उनको घटा के 200 आसपास, 250 के आसपास लिया है। तो जनता का प्यार है, जनता झेलेगी। इस तरह बेचारे झेल रहे थे, और ठीक लाइट है, ना होती के खंभों में जनता झेलेगी। अब जनता क्या झेलेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रतन तिवारी जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से भटनागर जी बोल दीजिए, रतन तिवारी जी के पास जाना है। उमा भारती जी हमारी नेता है और रहेगी, और उमा भारती जी बहुत संघर्षशील नेता है हमारी। और ठीक है, नेता हैं लेकिन रहेंगी भी, लेकिन मार्गदर्शन मंडल में शायद रहेंगी। रतन तिवारी जी देखिए वो केंद्र से में, देखिए हमारे यहाँ तो देखिए अब सिस्टम बन गया है। हाँ, सिस्टम बन गया है कि किसको मार्गदर्शन मंडल में भेजना है वो नेतृत्व तय कर देगा, और जो नेतृत्व ने तय कर दिया वो अनुशासन के नाम पर सबको मान्य है। ठीक है, अच्छी बात है, अनुशासन अच्छा है। रतन तिवारी जी, मैं खत्म करो। राजनीति में लोग जो छोड़ के भागते हैं पार्टियों को, वो नहीं होता है। अध्यक्ष की बात मानी जाती है। अध्यक्ष जो है एक कठपुतली नहीं होता है। बघेल के ऊपर आरोप लगा रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन यह नहीं बता रहे थे कर्नाटक में विधायक पुत्र के पास जब करोड़ों रुपए मिले उसकी कौन सी जांच हो गई, क्या वो जेल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जब इनका ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण घूस लेते हुए ऑन कैमरे पे पकड़ा गया, उस पर बात नहीं करते। इनके ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में एनसीपी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरे दिन सारे के सारे एनसीपी के भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल कर लेते हैं। बाकायदा आशीष भाई नाम गिनाए थे, सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, उस सारे के सारे घोटालेबाजों को सरकार में शामिल करके उनको प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी घोटाले हुए ये तो बताइए, सरकार किसकी थी, घोटाले किसके राज में हुए, तो सुन तो लीजिए, राज तो बताओ किसका राज था। अरे सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री थे। अब यही आशीष भाई देखिए, जब यह जब झूठ बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, और जब इनकी सच्चाई में बता रहा हूँ, जब इनकी पोल खोल रहा हूँ तो तिलमिला रहे हैं। आप पूरा नहीं बताते हो, गलत बात तो आपकी है, मैं बता रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हैं। घोटाले में तो किसके राज में हुए, सरकार तो इस तरीके से आप एक्टिंग करेंगे दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। पूरी बात बताया करो ना, गलत बात है। मैं बताता हूँ कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। किसके साथी थे? अडानी के उस घोटाले की भी बात करूंगा, किसानों की भी बात ठीक है। करूंगा। तिवारी जी रुकिए। भटनागर साहब, भटनागर साहब पूरी बताओ कि सर किसके सरकार रुक जाइए। तिवारी जी बताओ ना, रुक जाइए, कि कांग्रेस सरकार के साथ थे, सारी चीजें कौन बताएगा। बोल लेने दीजिए भटनागर साहब को। सरकार में हुए बेचारे अधूरी बात बताते हैं हमेशा, जब भी बताएं पूरी कर दीजिए भटनागर साहब आप। ये जो घोटालों की बात कर रहे हैं ये नहीं बताते किसकी सरकार थी और किसकी सरकार में हुआ। किसकी सरकार में हुआ भटनागर साहब, किसकी सरकार में हुआ? पूरी बता रहा हूँ। हाँ बताइए। शरद जो पवार साहब की बात कर रहे हैं, किनके साथ थे, किनके साथ मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री किसके साथ अलायंस जिन्होंने करा था वो भी तो बताइए ना। ये कौन बताएगा? आप एक दिन में तो नहीं हुआ ना, चाहे शरद पवार हो चाहे अजीत पवार हो, ईमानदार हो गए। घोटाले में फंसे तो किसके ठीक साथ है, थे? रुक जाइए तिवारी जी, सुन लीजिए ना। हाँ, कांग्रेस के साथ थे, क्यों नहीं बताते आप लोग? ठीक है, बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही भटनागर जी, ये भी बता दीजिए। कौन कह रहा है कार्रवाई? किसको उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है बीजेपी ने? क्यों? जब एक बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया हुआ है? अजीत पवार को जवाब दे दीजिए। सरकार ने, जनता ने माइंडेड दिया, जनता ने विधायक बनाया है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, तो किस पार्टी के समर्थन से उप मुख्यमंत्री हैं, बता दीजिए। मुझे तो बताइए, भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये भी तो कई मेंबर हैं, सांसद हैं, ये भी तो भ्रष्टाचार फंसे हुए जमानत में। कार्रवाई करवाइए ना, सरकार में बैठी पार्टी का काम है, ये सरकार का काम है, कार्रवाई करवाइए। अगर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं तो किस पर सवाल है? ये न्यायालय का काम है, ये न्यायालय का काम है। तिवारी जी पूरा नहीं बताते बेचारे, बड़े। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। तिवारी जी मैं बता देता हूँ। देखिए आशीष भाई, आदरणीय राहुल गांधी सदन के अंदर अडानी के महाघोटाले की वकालत कर रहे थे। किस प्रकार उनको बोलने से रोका गया, किस प्रकार उनकी माइक बंद कर दी गई, किस प्रकार उनको निलंबित कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बहाल किया। यह वह लोग हैं जो मोदी के जितने भ्रष्टाचारी मित्र हैं उनको बचाने का काम करते हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा कि अजीत पवार अगर कांग्रेस के साथ थे तो भ्रष्टाचारी थे, अगर आपके साथ आ गए तो ईमानदार कैसे? वो जवाब नहीं दे पाए। ये बोल रहे थे कि उन्होंने जनता की ओर से चुन के आए हैं,
क्या भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, क्या वो चुन के नहीं आए? क्या राहुल गांधी जी चुन के नहीं आए? कांग्रेस के लोग चुन के नहीं आए? देखिए भटनागर जी, आप बोलते तो हैं अच्छा, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते। आज इस देश में किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग इस देश में धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं। या बंद कर दीजिए। ये बताइए कि आपने मध्य प्रदेश में क्या काम किया है, आपने राजस्थान में क्या करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में क्या करने वाले हैं? आपके पास कोई भी मुद्दे नहीं। आप कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में जो बिल आ रहा है ना, वो 0 सन्नाटा आ रहा है। हम वहां पे महिलाओं को 2000 रुपया देना शुरू कर दिए। कर्नाटक की महिलाओं को हमने मुफ्त में बस में भेजना शुरू कर दिया, सफर करवा रहे हैं। तो हमने काम किया है, हम काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। भटनागर जी बात पूरी होने दीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। हम झूठ नहीं बोलते भटनागर जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं 15 लाख देने का वादा किया था, कभी हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नहीं किया था। ये सब आपके मुद्दे थे जो आपने धरातल पे नहीं उतार पाए। चैनल पे आके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री ने 9 साल में, 10 साल में अब तक क्या किया इस देश के लिए, बताइए। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। दिलीप जी, भटनागर जी कह रहे थे कि आकलन बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, सर्वे बड़े बड़े गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें से 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, इन राज्यों में जो स्थितियाँ नज़र आ रही हैं वो स्थितियाँ क्या बयां कर रही हैं? क्या वाकई में इस बार आपको लग रहा है कि कोई शायद गलतफहमी का, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो रहा? नहीं, भटनागर जी ठीक कह रहे थे कि आकलन फेल हो जाते हैं और सबके फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा या किसी व्यक्ति के, क्योंकि कर्नाटक में सरकार बनाने का आकलन भाजपा का पूरा था, हिमाचल प्रदेश में भी पूरा था, और उत्तराखंड में धामी साहब को जीतने का आकलन पूरा था, वो भी प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे। यहाँ पर जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, वो भी बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे, लेकिन कोई नहीं जीता। तो आकलन गलत हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें देखिए मेरा अपना आकलन ये हो सकता है सही हो या गलत हो, ये तो आने वाला समय बताएगा। 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है, ये वास्तव में पता नहीं चलता है। भाजपा को भी ये आकलन नहीं होगा कि 2014 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत इनका आया था, एकदम से पूरे देश में हवा ही पलट गई थी, वो भाजपा को भी आकलन नहीं था। तो जनता कब क्या सोच करके वोट देती है और किन भावनाओं में बह करके वोट देती है, जनता की मनस्थिति ही बेहतर जानती है। लेकिन जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से इन 5 राज्यों में 2 में भाजपा की सरकार बनेगी, 2 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार वहां बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन दिलीप जी, इसके अलावा एक सवाल और बड़ा सवाल ये कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो बीजेपी पर तो निशाना साधा ही साधा, लेकिन कांग्रेस को भी साथ साथ लपेट गए और यहाँ तक कह दिया कि शायद हमारे जो साथी सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक बड़ा नुकसान होने से बच गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसी गलतफहमी में अगर वो आगे बढ़ते रहते तो शायद वो अपना पर्चा भी ना भर पाते, अपना नामांकन भी ना दाखिल कर पाते। लेकिन अच्छा हुआ कि समय से कांग्रेस खुद ही दूर हो गई। अब ये जो बयान है इसके बड़े सियासी मायने हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से कोई सियासी मायने नहीं है इसके, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। वो जबरदस्ती कूद करके उन्होंने अपना, कांग्रेस का और अपने गठबंधन का की इमेज को खराब कर लिया, और जिस प्रत्याशी को उन्होंने उतारा था उसको भाजपा में दोबारा से शामिल करा लिया गया। सिंधिया साहब ने दोबारा उसको भाजपा में शामिल करा दिया। वो भी इनके लिए एक मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई है। और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो क्यों कूद रहे हैं मैं ये भी बता देता हूं कि जो आपका
बुंदेलखंड का एरिया है जो यूपी से लगा हुआ बॉर्डरिंग एरिया है, वहां पर ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने को इनको लगता है समाजवादी को कि ओबीसी का कार्ड खेल करके या जो पीडीए का कार्ड ये उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं इस कार्ड को खेल करके ये मध्य प्रदेश में वोट ले लेंगे या कांग्रेस को गाली दे करके वोट ले लेंगे। ये बड़ी गलत फहमी है। इनको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रही है, उत्तर प्रदेश में सत्ता पा नहीं पा रही है और इनको राष्ट्रीय पार्टी बनने की लालसा जगी हुई है। इसलिए इन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह कोशिश करी कि ये अपनी टांग अड़ा दें और उस टांग अड़ाने से ये हुआ कि 2024 का जो चुनाव है वो भाजपा के फेवर में जा रहा है। जितना ज्यादा अलायंस में झगड़ा होगा उतनी मजबूती भाजपा की 2024 में बनती जा रही है और 2024 में ये सब बैठे रह जाएंगे, भाजपा सरकार बना के ले जाएगी। इनका ये कहना है कि हम साहब राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जब केंद्र आएगा तो इंडिया अलायंस के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपकी इन मनोभावों में आकर के आपको वोट दे देगी कि आप साहब देश की सत्ता चलाइए। अब इस देश की जनता जिसको भी सत्ता सौंप रही है फुल फ्लेजेड सौंप रही है और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जो इंडिया नाम का अलायंस बना है, ये अलायंस अगर इन राज्य के चुनावों के बाद नहीं टूटा और हर पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने की मनस्थिति नहीं बनाई तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में वापस 100% आएगी। लेकिन दिलीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि सपा शायद खाता भी ना खोल पाए मध्य प्रदेश में, ये एक अलग विषय हो गया। दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया कि सपा दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में क्यों कूद रही है। लेकिन बड़ा नुकसान तो गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये जो 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी पहले से मैदान में है। उसके बाद सपा आ गई और सपा प्रमुख ने जिस तरह से कहा कि हम शायद, हमारे साथी इस गलतफहमी में थे कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा और वो इंतज़ार भी करते रहे कि कांग्रेस शायद उनको कुछ 1, 2, 3 सीटें दे देगी लड़ने के लिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो गठबंधन की है, या गठबंधन में तालमेल शुरू से ही नहीं बन पाया जिसके बाद आज ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई है राजनीतिक रूप से? आशीष जी, गठबंधन तो सिर्फ नाम का है, गठबंधन वास्तव में कहीं है नहीं। इंडिया नाम का जो अलायंस बनाया गया है और अगर इन सारी चीजों से नुकसान किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। रतन जी, अगर अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बात पहुंचा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस 2024 में अगर यूपीए के बैनर पे चुनाव लड़ेगी, अकेले मैदान में कूदेगी तो ये अच्छी जीत, अच्छी बढ़त हासिल कर पाएगी क्योंकि कांग्रेस के फेवर में वोट जाएंगे। लेकिन अगर ये अलायंस के चक्कर में फंसे रह गए तो जो इनको मिलना है वो भी शायद इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता इस बात से बहुत खुश नहीं है। जो आप अलायंस बना करके आम आदमी पार्टी भाजपा को गाली दे रही है वो तो समझ में आता है क्योंकि राइवलरी है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक बार हाथ मिला रही है, फिर दोबारा कह रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ में दिल्ली में नहीं लड़ेंगे, पंजाब में नहीं लड़ेंगे और हरियाणा में भी यही स्थिति बन रही है। तो ये जो कहीं जुड़ाव और कहीं अलगाव की स्थिति आप जनता को दिखा रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि बाकी जितनी पार्टियां हैं उसमें वो सब रीजनल पार्टीज हैं। चाहे नीतीश कुमार की बात करें, जवाब ले बिहार तक सीमित हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, ममता बनर्जी बंगाल में सीमित हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस दिल्ली और पंजाब तक सीमित हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा शेयर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी अगर नुकसान है तो वो रतन तिवारी जी का है। और अगर ठीक है रतन जी, कहीं पे जुड़ाव, कहीं पर अलगाव, गठबंधन बना था बीजेपी से लड़ने के लिए, लेकिन अब लड़ाई आंतरिक शुरू होती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको? 24 तो दूर है, ये जो 23 की चाल है इसी में तो नहीं नुकसान हो जाएगा? देखिए आशीष भाई, यशवंत जी बाकी बहुत ही बढ़िया बोल रहे थे, उनका सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है और सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है। हम 2019 में भी 206 से 215 सीट पे 2 नंबर पे थे और आज भी हम लोग कम से कम 200 से 250 सीट पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। बाकी जो सीट है वो गठबंधन के मित्रों को छोड़ने का विचार है। लेकिन इन्होंने सही राय दिया कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की जो मुद्दे हैं, सभी विपक्षी पार्टियों के मुद्दे एक समांतर हैं। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं
कि कांग्रेस पार्टी जहां जिस प्रदेश में कमजोर स्थिति में है वहां पे तो गठबंधन करना तो हमारी भी जरूरत है और वहां के जो विपक्षी दल है उनकी भी जरूरत है। लेकिन जहां पे हमारी स्थिति बहुत ही मजबूत है वहां तो हम अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 38 दलों के साथ गठबंधन तो कर रही है। क्या जनता में इसका असर क्या जाएगा? हम तो 26-28 दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो तो 38 दलों को लेके घूम रहे हैं, 2 दल और ले लेंगे तो 40 बाबा के वो जो कुछ चोर का नाम लेते हैं वो हो जाएगा। लेकिन जाने दीजिए, मैं चोर नहीं कहूंगा तो मुझे भी नोटिस आ जाएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी को मैं हर्षवर्धन जी की जो बात है वहां तक पहुंचाने का पूरी कोशिश करूंगा कि अगर कोई भी समझौता करें उस मान सम्मान के साथ करें। ठीक है, आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो चुका है। लेकिन इस बीच गठबंधन में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर एक दरार जैसी स्थिति दिखाई देने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी पहले से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी मैदान में है। लेकिन जहां सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच और राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस मुकाबले के दरमियान सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह लोकसभा की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत दोनों पार्टियों के सभी बड़े दिग्गज नेता प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं और साथ ही एक दूसरे पर सवाल उठाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, लेकिन कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। चलिए, अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।